तो आज हम लोग जो बात करेंगे ये फंडामेंटल राइट्स पे बात करेंगे। जो भी मेजर पॉइंट्स हैं मैं वो आप लोगों को बता दूंगा और बाकी आपको खुद से इस लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ना होगा। जो मेजर पॉइंट्स जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं सिर्फ वही कवर करूंगा। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान के भाग 3 में रखा गया है। संविधान को टोटल 22 भागों में बांटा गया है और भाग 3 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार को मौलिक कहने के पीछे जो आधार है वो ये है कि ये हमारे संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है भारत का। दूसरा है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किसी व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक है, मूलभूत हैं, इसलिए भी इसको मौलिक अधिकार कहा गया है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा जो है आपके 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा के द्वारा वहां के नागरिकों को दिया गया एक चार्टर है। यानी जो किंग जॉन थे, किंग जॉन, उन्होंने 1215 ईस्वी में नागरिकों को कुछ अधिकार दिया था और वहीं से ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों की चर्चा हुआ था। तो इसीलिए जब भी कोई नया लैंडमार्क जजमेंट या नया लैंडमार्क अधिकार दिया जाता है नागरिकों को, तो उसको मैग्ना कार्टा के नाम से संबोधित किया जाता है। ये जस्टिसेबल है, यानी इसको आप न्यायालय में जाकर आप अपना डिमांड रख सकते हैं। इसको मतलब इसके वायलेशन होने पर आप अदालतों में जा सकते हैं। जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपको प्रदान करने की कोशिश करता है। जो संविधान है उसमें 7 खंडों में इसको रखा गया था, लेकिन एक खंड जो है वो डिलीट कर दिया गया है। उसको फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार से हटाकर लीगल राइट या विधिक अधिकार बना दिया गया है। और जो वो मूल संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 में, उसे हटाया गया है। तो अब संपत्ति का जो अधिकार है वो संविधान में 300 क के तहत एक लीगल राइट है, एक वैधानिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। और ये भाग 12 में है, यानी संपत्ति का जो अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट्स भाग 3 से हटा के भाग 12 में रखा गया है। जो 6 बचे हुए मुख्य जो भाग हैं वो पहला है राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। समता या समानता का अधिकार इसको कहते हैं। जो दूसरा है वो राइट टू फ्रीडम है यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसके लिए अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में प्रावधान किए गए हैं। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक किया गया है। रिलीजियस फ्रीडम की बात किया गया है। इसके बाद है पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अनुच्छेद 31 जो है डिलीट हो चुका है, और जो अनुच्छेद 32 है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा जाता है। तो ये 7 खंड जो थे उसमें से एक खंड डिलीट हो गया है और 6 खंड हैं। तो 6 खंडों को अगर हम किसी कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करें तो याद करना आसान हो जाता है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम किसी ऐसी महिला से शादी करें जो कि मॉडर्न सोसाइटी में पली बड़ी हो और मॉडर्न सोच रखती हो, तो अगर हम और कोई एक रिमोट विलेज, उत्तर प्रदेश के किसी रिमोट विलेज का एक अगर लड़का है तो वहाँ पे पेट्रियार्की होगी, कंजर्वेटिव माइंडसेट होगा। तो अगर उस लड़के की शादी किसी गोवा के एडवांस फैमिली में हो जाता है, पुर्तगीज फैमिली में हो जाता है, तो सबसे पहले जो लेडी आएगी वो पहले समता या समानता की बात करेगी कि भैया हम भी बराबर हैं, आप विशेष नहीं हैं। तो जो पहला अधिकार हो गया वो समता या समानता का अधिकार हो गया। जब ये अधिकार मिल जाएगा तो वो लड़के से बराबरी करेगी और वो कहेगी कि अगर आप रात को लेट आते हैं तो मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए कि मैं भी लेट आऊं। तो जो दूसरी स्वतंत्रता है वो आपका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो है कि अगर उस पर किसी तरह की पाबंदी लगाई जाएगी जिससे उसका शोषण होगा तो वो उसके विरोध करेगी। तो तीसरा जो खंड हो गया वो हो गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार।
चौथा है कि अगर रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, रिलीजन अलग अलग है, तो वो कहेगी कि हमें भी अपने रिलीजन को मानने का अधिकार होना चाहिए। तो ये चौथा हो जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मान लीजिए वो गोवा की है और उसके अपना विशिष्ट कोई कल्चर है तो उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात करेगी। तो पांचवा हो जाएगा कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। और छठवां जो कि फाइनल है कि अगर इन सब बातों को नहीं माना जाएगा, इनको नहीं महत्व दिया जाएगा, तो वो संविधान का शरण लेगी। और छठवां हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इन 6 खंडों को आसानी से याद कर सकते हैं। जब भी अगर विपरीत कास्ट में या विपरीत रिलीजन में आप शादी करते हैं तो जो भी महिला आएगी तो आपके महिला और पुरुष के बराबरी की बात करेगी। तो हो गया पहला समानता का अधिकार, जब समानता मिल जाएगा तो वो कुछ आज़ादी की मांग करेगी। दूसरा हो गया फ्रीडम का अधिकार। तीसरा हो गया कि अगर उसका किसी भी तरह का शोषण होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। तो तीसरा खंड हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हो गया कि वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को करने का अधिकार मांगेगी। तो चौथा हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो उसका डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का बात करेगी। तो पांचवा हो गया रिलीजियस फ्रीडम के साथ साथ कल्चरल और एजुकेशनल राइट। और लास्ट जो है छठवां जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी अगर उस अधिकार को नहीं मिल दिया जाता है तो वो संवैधानिक सहारा लेगी, संवैधानिक उपचार के तहत अनुच्छेद 32 के तहत उन अधिकारों को हासिल करने की कोशिश करेगी। तो ये आपका हो गया 6 मूल अधिकार 6 खंडों में जो रखे गए हैं। अब हम एक एक मूल अधिकारों को समझते हैं। तो जो संवैधानिक संशोधन की हमने बात किया था, 44वां संवैधानिक संशोधन, उसने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक फीचर्स क्या हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो पहला है कि ये जो है कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स और जो अन्य नागरिक हैं उनको भी अवेलेबल है, उनको भी प्राप्त है। दूसरा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं कि उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसके भी एक अधिकार है। एक कहावत कहा जाता है कि आप अपना हाथ फैलाने के लिए वहां तक ही स्वतंत्र हैं जहां तक मेरी नाक शुरू होती है। तो एक आदमी अपना फंडामेंटल राइट को प्रैक्टिस करने के साथ ये नहीं है कि दूसरे के फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का हनन करें। तीसरा है कि इन पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो रिस्ट्रिक्शन यानी वो रोक रीजनेबल है कि नहीं है। और ये जो है इंडिविजुअल लिबर्टी पर रोक जो लगेगा वो सोशल कंट्रोल को बनाए रखने के लिए, सोशल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए लगाया जाएगा। मोस्ट जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपके स्टेट के एक्शन के खिलाफ दिए गए हैं, यानी ये इनका जो आशा है वो निगेटिव है। वो कहता है कि स्टेट ये काम नहीं करेगा, स्टेट वो काम नहीं करेगा, यानी जो स्टेट है उसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है। सबसे पहले जो आपके कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो मूल अधिकार से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये संविधान के किस भाग में है। तो भारत के संविधान को टोटल 22 भागों में बांटा गया है और उसमें से ये तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट्स की बात किया गया है। भाग 3 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद की चर्चा होती है कि कितने अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। तो अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है, 395। तो अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। इसको लिया कहाँ से गया है तो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। और जो हमारे यहाँ लिखा गया है वो ज़्यादा विस्तार करके लिखा गया है, इवन यूएसए में भी हमसे कम ही लिखा गया है। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो कोई भी ऐसा चीज़ जो नागरिकों के अधिकार दे उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहले जो है 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का जो राजा था जॉन करके, ब्रिटिश किंग जो जॉन था, उसने नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार दिया था और उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो भारत का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स में भी एक अनुच्छेद है 32 जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर ऐसे पूछे कि संविधान का आत्मा क्या है तो वो हम जाएंगे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के साथ, लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर का नाम दे के पूछे तब हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 32 जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब कि जो आपके अधिकार हैं अगर उनका हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत
डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। जो भाग 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है, और जो भाग 4 है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में या डीपीएसपी कहते हैं। तो जो डीपीएसपी है भाग 4, अगर उसका वायलेशन होता है, उसको सरकारें नहीं लागू करती हैं, तो कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसमें कोई उल्लंघन करता है, कोई उसको ब्रीच करता है, तो आप डायरेक्टली अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है वो शुरू में 7 खंडों में रखे गए थे, लेकिन एक जो संपत्ति का अधिकार है जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था, उसको डिलीट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस संवैधानिक संशोधन से हटाया गया? तो ये हटाया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि आया था 1978 ईस्वी में। तो इसको वहां से यानी अनुच्छेद 31 से हटा के लीगल राइट बना दिया गया। तो ये 300 क में है। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 300 क में है, और भागों की बात करें तो वो भाग 12 में है। बाकी जो 6 बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका ग्रुप है, वो है पहला समता का अधिकार, समता या समानता यानी राइट टू इक्वलिटी। इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी यानी बराबरी की बात करता है, समता की बात करता है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद जो 23 है और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अनुच्छेद 25 से लेकर जो 28 तक है उसमें आपका रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो कल्चरल और एजुकेशनल शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात करता है। और अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। तो इतनी बातों को याद करने के लिए एक सिंपल सा स्टोरी आप याद कर सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कृष्णा जैसा लड़का है और उसकी शादी हो जाती है गोवा की किसी लड़की से, तो वो लड़की क्रिश्चियन है, तो वहाँ की वो जो आएगी, अब ये जो है हिंदू समाज से हैं, तो हिंदू धर्म में मान लीजिए इनका है कि एक पैट्रियार्की है, लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़की को कम महत्व दिया जा रहा है। तो वहाँ सबसे पहले जो लड़की आएगी तो वो कहेगी राइट टू इक्वलिटी यानी हमको बराबरी चाहिए, सबके साथ लड़के की तरह मुझे भी व्यवहार चाहिए। जब राइट टू इक्वलिटी मिल जाएगा तो फिर वो कहेगी कि हमको भी फ्रीडम चाहिए, अगर कृष्णा 10 बजे रात तक घूम के आते हैं तो हम 10 बजे रात तक घूम के आएंगे। तो जो दूसरा अधिकार है वो राइट टू फ्रीडम हो गया। अब उसका किसी तरह परिवार में विरोध होगा तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मांगेगी कि हमको भैया जो है शोषण हो रहा है मेरा, हमको भी अधिकार चाहिए, वो मिल जाएगा। तो मान लीजिए वो गोवा की है, उसके रिलीजियस बिलीफ अलग हैं, वो किसी और को मान रही है, कृष्णा किसी और को मान रहे हैं, तो ये जो रिलीजियस फ्रीडम की बात करेगी कि भैया हमको हमारा रिलीजन मानने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद जो है वो कल्चरल और एजुकेशन शिक्षा की और अपनी संस्कृति को मानने की बात करेगी। और जब ये सारे अधिकार नहीं मिलेंगे तो कोर्ट में जाएगी, जो कि अनुच्छेद 32 है। तो इन्हीं खंडों को अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं और कुछ अधिकार सभी को दिए गए, यानी चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। दूसरा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी इस पर ये नहीं है कि मिल गया तो मिल गया, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी सही कारणों से रोक लगाया जा सकता है। और सही कारण का डिसीजन कौन लेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि कारण सही है कि नहीं है। अधिकांश जो है वो राज्य के खिलाफ अधिकार दिया गया है कि आप राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा। इसकी जो भाषा है वो निगेटिव है। और जो डीपीएसपी की मैंने बात किया, तो डीपीएसपी की जो भाषा है वो पॉजिटिव है, वो कहता है कि सरकार या राज्य ये काम करेगी। लेकिन फंडामेंटल राइट कहता है कि सरकार या राज्य ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे व्यक्तिगत हितों का नुकसान हो। में जो है किसी भी सामान्य नियम से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर इसको परिवर्तन करना होगा इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, यानी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान का संशोधन के लिए जो संविधान में भाग है वो भाग है 20, यानी संविधान के भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में प्रावधान है। उसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368 जिसके तहत संविधान को बदला जा सकता है, संविधान में परिवर्तन लाया जा सकता है। इमरजेंसी अगर लगा है तो इमरजेंसी के समय सभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन
कभी भी फंडामेंटल राइट 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए अधिकार सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ यानी जीवन के अधिकार से जुड़ा है, और इसी 21 में 21 का जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार 86वें संवैधानिक संशोधन से। तो शिक्षा का जो अधिकार है ये आपके व्यक्ति को एक जीने लायक जीवन प्राप्त करने के लिए शिक्षा जरूरी है, तो इसीलिए इसको राइट टू लाइफ में जोड़ा गया, क्योंकि जीने का मतलब जानवर की तरह जीना नहीं है, एक रिस्पेक्टफुल जीवन जीने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी आर्टिकल 21 में आपको स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना, इन सबों का भी अधिकार इंक्लूडेड है। इवन राइट टू प्राइवेसी भी अनुच्छेद 21 में आता है कि आप बंद कमरे में, एक 4 दीवारी के बंद कमरे में आप क्या कर रहे हैं, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इसमें जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो आर्मी के पर्सनल हैं, उनको कुछ अधिकार नहीं दिया गया है, और इवन उसको जाके कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये भी नियम इसमें बनाया गया है कि जो मिलिट्री और आर्म फोर्स के सर्विस में लोग हैं उनके कुछ मौलिक अधिकार रोक दिए जाएंगे, जैसे वो आपको सोशल मीडिया बहुत कम यूज करेंगे, सूचना का आदान प्रदान नहीं करेंगे, ये सारी चीजें इसमें दिया गया है। तो ये फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक फीचर हैं। अब आते हैं कि जो एक एक आर्टिकल है उसमें क्या क्या बातें किया गया है। तो मैंने बताया कि 12 से लेके 35 तक में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12, वो राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो राज्य में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो सेंटर का पार्लियामेंट है वो आएगा। दूसरे नंबर पे जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट की पार्लियामेंट है वो आएगी। तीसरे नंबर पे जो लोकल अथॉरिटी है, जो पंचायती राज कहते हैं, जैसे प्रधान होते हैं गांव में, शहर में चेयरमैन होते हैं, तो वो सारे जितने भी लोग हैं वो सारे स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। स्टेट कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये सारी संस्थाएं जो नियम बना सकती हैं, जो नियम को लागू कर सकती हैं, वो सारे स्टेट में आएंगे। इवन कुछ प्राइवेट बॉडी भी स्टेट की परिभाषा में अंदर आएंगे, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो ये सब जो संस्थाएं हैं ये भी एक स्टेट के डेफिनेशन में शामिल हैं। और जो स्टेट की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है वो सिर्फ भाग 3 में लागू होगा और भाग 4 में लागू होगा। हालांकि भाग 4 के लिए अनुच्छेद 36 में फिर से स्टेट को डिफाइन किया गया है, तो हर भाग के लिए स्टेट की परिभाषा अलग अलग है। अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है वो लागू नहीं हो सकता, उसको खारिज कर दिया जाएगा। चाहे वो परंपरा से अगर चला आ रहा है, कोई भी पारंपरिक ऐसी चीज है जो संविधान के आने से पहले चली आ रही है, तो भी वो खत्म हो जाएगा। यानी फंडामेंटल राइट के खिलाफ कुछ भी अगर है तो वो मान्य नहीं होगा। और लॉ की परिभाषा इसमें दिया गया है अनुच्छेद 13 में। लॉ में क्या क्या आएगा, तो परमानेंट लॉ यानी जो परमानेंटली चला आ रहा है, रीति रिवाज से चला आ रहा है, या कोई टेम्परेरी नियम बनाया गया है, चाहे स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन यानी शॉर्ट टर्म के लिए कोई विधान किया गया है। लॉ के डेफिनेशन मतलब कोई भी ऐसा नियम जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है उसको कोर्ट में जाके आप खारिज करवा सकते हैं। आर्टिकल 13 में लेकिन जो संविधान का संशोधन है उसको लॉ नहीं माना गया है, क्योंकि अगर उसको ही लॉ मान लेंगे तो फिर संविधान में फंडामेंटल राइट में परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो लॉ की परिभाषा है अनुच्छेद 13 में, वो लॉ नहीं माना गया है। तो संविधान में संशोधन या फंडामेंटल राइट में संशोधन पार्लियामेंट यानी देश की संसद कर सकती है। इसमें राज्य सरकारें संशोधन नहीं कर सकती हैं। केंद्र के ही पास पावर है कि वो संविधान में संशोधन करे, चाहे जो भी चाहे बदल दें। तो ये अनुच्छेद 13 की बात करता है। जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक बात है वो राइट टू इक्वलिटी यानी समता के अधिकार की बात है। तो क्या मैं इतनी अनुच्छेद 12, 13 और फंडामेंटल राइट्स की बेसिक बातों को समझा पाया हूँ?